बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते ही देखते सेंटर के बाहर एक मजमा सा लग चुका था। जो भी इस बारे में सुनता, कानों को हाथ लगाते हुए तौबा तौबा पढ़ रहा था। बात ही कुछ ऐसी थी कि जो भी सुन रहा था, उसके हाथ खुद ब खुद कानों की तरफ जा रहे थे। मर्द तो मर्द थे, खवातीन भी बड़ी तादाद में हुजूम बनाकर खड़ी हो गई थी। जो खबर अभी उन लोगों ने सुनी थी, वो ऐसी सनसनीखेज थी कि उसके बाद किसी से भी घर में बैठा ही न गया था। तभी तो सबके सब इस वक्त यहाँ इकट्ठे हो रहे थे। औरतें एक दूसरे के कानों में घुसी चमगोइयां करने में मसरूफ थीं, मगर उनकी सरगोशियां इस कदर बुलंद थीं कि उनके 10 फीट के फासले पर खड़े इंसान के कानों तक बखूबी पहुंच रही थी। अल्लाह अल्लाह, कैसी औरत थी! न जाने इसके घर वाले कैसे थे। घर वालों ने जाने इसकी तरबियत किस तरह की थी, जो आज इसके साथ ये सब हुआ। तभी एक दूसरी औरत बोली, मुझे लगता है ये सब पहली मर्तबा नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी वो ये सब कर चुकी होगी। तभी तो अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है और वो इस हालत में मरी है। वैसे भी अगर बाई चांस वो जिंदा भी रह जाती तो अपने हाथों से उसका गला घोंट देती। ऐसी औरत तो औरतों के नाम पर धब्बा है, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अच्छा है कि खुद ही मर गई है। और घर वालों को तो देखो, कैसे बेरहम निकले। लाशों को इस हालत में फेंक कर खुद किनारा कर लिया। तो बहन और करते भी तो क्या, उसको कैसे अपने घर लेकर जाते, जो मरने के बाद भी अपने आशना से चिपकी हुई है। ये तो निरी बदनामी थी। उसको घर ले जाकर उन्होंने अपनी नाक थोड़ी ना कटवानी थी। औरतें आपस में बात से बात निकाल रही थीं। कभी वो मरने वाली पर लानत व मलामत कर रही थीं, तो कभी उसके घर वालों पर अफसोस। लेकिन हकीकत क्या थी, इससे कोई भी वाकिफ नहीं था। मैं अपनी जगह परेशान बैठा हुआ था कि जो खबर मुझे मिली है, अगर वही सच हुई तो इस सूरत में मैं क्या करूंगा। मैंने आज तक इस इदारे के अंदर बहुत से लोग देखे थे, बहुत सी मैयतें भी देखी थी। हर मर्तबा ही एक अलग और नया केस आता था, लेकिन आज जो केस आ रहा था, ऐसा केस मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज से पहले न कभी सुना था और न कभी देखा था। ये मेरी जिंदगी में आज पहली मर्तबा हो रहा था, जिसके लिए मैं बेहद कंफ्यूज था। मैंने अपने सीनियर 2-3 लोगों से बात की तो उन्होंने कहा, तुम फजूल में टेंशन ले रहे हो, हमने तो कुछ नहीं किया और ना ही हमारा कोई कसूर है, तो फिर हम काहे की परेशानी करें। परेशानी तो उनको होनी चाहिए जिनकी औलाद ऐसे गंदे काम करती हुई मर गई। हमारा तो काम उन्हें नहलाना और दफनाना ही है, बस हमने और क्या करना है। जब वो आएंगे तो चलकर देख लिया जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। अभी कोई चाय पानी का इंतजाम करो। लोगों की बातें सुन सुनकर मेरे तो दिमाग की दही हो गई है। उनके आने तक कुछ खा पी लेते हैं, फिर जब वो आए तो क्या पता उनकी हालत देखकर कुछ खाया जाएगा भी या नहीं। मैंने उन दोनों सीनियर अफसर को अफसोस की निगाहों से देखा था। यहाँ सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था, और कहाँ ये लोग चाय पार्टी करने के लिए उतावले हो जा रहे थे। खैर, मैं बाहर निकला और कैंटीन पर 2 कप चाय का ऑर्डर दिया और खुद एक तरफ खड़ा हो गया था। एडी सेंटर की गाड़ी आधा घंटा पहले ही जाए बकुआ की जानिब रवाना हुई थी। उसको वापसी में मजीद 1.5 घंटा लग जाना था, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस 1.5 घंटे में मैं पागल हो जाऊंगा। मैं चाय लेकर वापस सेंटर की तरफ जाने के लिए मुड़ा। उसी वक्त मेरी जेब में पड़ा मोबाइल बजने लगा था। मेरे हाथ में चाय थी, मैं मोबाइल न निकाल सका। वो भी बज बज कर खुद ही बंद हो गया था। लेकिन थोड़े तवक्कुफ के बाद उसने फिर से बजना शुरू कर दिया था, और फिर वो मुसलसल बजता ही जा रहा था। मैंने उन दोनों सीनियर को चाय दी और फिर जल्दी से वहां से बाहर निकला था। बाहर निकलते ही मैंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाल कर अनलॉक किया था। डिस्प्ले पर ही घर के नंबर से लातादाद मिस्ड कॉल्स लगी हुई थी, जिन्हें देखकर मैंने कोफ्त से सर झटका था कि न जाने क्यों लोग दूसरों को खुश नहीं रहने दे सकते थे। मेरा नाम नदीम है। मेरी उम्र 32 साल है। मेरी पैदाइश एक मुतवसत तबके में हुई थी। घर में अम्मा, अब्बा और दादी के अलावा चचा और चची भी थे। चची की 3 औलादें थीं, जिनमें से एक मुझसे बड़ी और 2 मुझसे छोटे थे। मेरी सिर्फ एक बहन थी, जो मुझसे पूरे 8 साल छोटी थी। वो मेरी बेहद लाडली थी। मैंने हमेशा उसे अपनी बेटियों की तरह ही प्यार किया था। वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ दादी भी गुजर गई थी, मगर अब्बा को इस बात का गहरा सदमा लगा था, और ये सदमा उन्हें दिल के आर्जे में मुब्तला कर गया था। दादी की मौत के कुछ ही अरसे बाद अब्बा भी चल बसे थे, और यहाँ पर ही इंतहा ना हुई थी। मैं सिर्फ 12 साल का था और मेरी बहन सिर्फ 4 साल की, जब एक दिन मेरी माँ की भी अचानक मौत हो गई। किसी को भी इस अचानक मौत के पीछे की वजह नहीं पता थी। मैं और मेरी बहन यतीम हो चुके थे। भला हो चचा चची का, जिन्होंने हमारे सर से छत नहीं छीनी और मेरी बहन की परवरिश की थी। जब तक हम छोटे थे तो रवैयों और बातों को नहीं समझते थे, तब तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे जैसे हमें बातों की समझ आने लगी,
वैसे वैसे हमें अपनी ज़िंदगी मुश्किल लगने लगी थी। मैं रोज़ जब स्कूल से वापस आता तो मुझे अपनी बहन का रोता हुआ चेहरा मिलता। उसके पास शिकायतों का ढेर हुआ करता था। कभी कहती कि चची की बेटी ने मुझे इसलिए डांटा, कभी किसी ने उसे इसलिए मारा, तो कभी इसलिए। और हैरत तो मुझे चची पर होती थी, जो अपनी बेटियों को मना नहीं करती थी कि वो मेरी छोटी मासूम बहन को ना मारे और ना डांटे। जब मैं चची से शिकायत करता तो वो कहती, तुम वैसे ही परेशान होते हो नदीम, बच्चियां हैं, आपस में खेलकूद के दौरान छोटी मोटी ऊंच नीच तो हो ही जाती है। तुम देखो तो सही, अगले दिन तीनों फिर से एक साथ होती हैं। तुम नादिया की तरफ से बेफिक्र रहो। मुझे जैसे मेरी बच्चियां अजीज हैं, वैसे ही मुझे नादिया भी अजीज है, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। चची की ज़बानी ये सारी बातें सुनकर मैं मुतमईन हो जाया करता था। चची वाकई ही अच्छी थी। वो मुझसे भी बिल्कुल अपने बेटे के जैसा ही प्यार करती थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरी नज़र में चची का बहुत अच्छा इमेज बना हुआ था और शायद सारी ज़िंदगी ऐसा ही रहता अगर मैं उनकी बातें ना सुन लेता तो। एक दिन मैं चची से कोई बात करने उनके कमरे में जा रहा था। इससे पहले कि मैं कमरे में दाखिल होता, अंदर से आने वाली आवाज़ों ने मेरे कदम मुंजमद कर दिए थे। एक पल को तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मेरे कानों का वहम है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। जो मैं सुन रहा था वही हकीकत थी। चची अपनी बेटी से कह रही थी कि इधर उधर की कोई भी सोच ना रखना, तुम्हारी शादी मैं सिर्फ नदीम से ही करवाऊंगी। एक यही सूरत है जिससे हमें इस घर की पूरी मलकियत मिल सकती है, वरना खुद सोचो, अगर कल को कोई बाहर की लड़की नदीम की बीवी बनकर इस घर में आ गई और वो कोई तेज तरार हुई, तो हम आधे तो क्या, पूरे घर से भी जाएंगे। तुम तो अकल की अंधी हो। मैं इतने सालों से इन दोनों बहन भाइयों को मुट्ठी में करने की कोशिश कर रही हूँ। सुबह शाम उनके सामने मुझे ये दिखाना पड़ता है कि वो दोनों मुझे तुम लोगों जितने ही अजीज हैं। मैं उनसे तुम लोगों के जैसा ही प्यार करती हूँ। और तुम खुद सोचो, बाहर तुम्हें न जाने कैसा शौहर मिलेगा, ससुराल कैसा होगा, फिर वहाँ नंदों और देवरानियों और जेठानियों के रोले अलग होते हैं। इन सब के दरमियान बंदा पिसकर रह जाता है। लेकिन अगर तुम नदीम से शादी कर लोगी तो तुम्हें शौहर की सूरत में काठ का उल्लू मिल जाएगा। सीधा सा लड़का है और बेवकूफ़ भी, जिस तरफ लगाओ उसी तरफ लग जाता है। हर बात पे आंखें बंद करके यकीन कर लेता है। अगर तुम उसके साथ रहोगी तो खूब ऐश करोगी। तुम उसे अपने इशारों पर नचा सकती हो। और इससे भी बड़ी बात, ना सास है ना ससुर। और जहां तक रही बात नादिया की, तो उसको भी मैं जल्द ही ब्याह कर इस घर से रुखसत कर दूंगी, इसलिए उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। फिर क्या ख्याल है? चाची ने अपने मकरू ख्यालात बयान करते हुए आखिर में अपनी बेटी की राय चाही थी, जिसने कहा, वाह अम्मा, तूने तो खड़े खड़े ही मेरी लाइफ सेट कर दी। मैं तो बेकार में परेशान हो रही थी। इतना कहकर दोनों माँ बेटी कहका लगाकर हंस पड़ी थी। जबकि दरवाजे की दूसरी तरफ मैं खड़ा ये सब सुनकर शिश्ता रह गया था। मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि माँ जैसी दिखने वाली चची का असल चेहरा इस तरह का हो सकता है। वो दिन था जब मेरा हर तरह के रिश्ते पर से एतबार उठ गया था। मैं दबे पाँव वहाँ से वापस आ गया था और उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि मैं जल्द ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा और फिर अपनी बहन को लेकर इन मतलब के रिश्तों से दूर हो जाऊंगा। अगले ही दिन मैंने अपनी परेशानी अपने स्कूल के एक साथी से बयान कर दी थी, जिसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि उसके अब्बा की बड़ी जान पहचान है। अगर मेरा वाकई काम करने का इरादा है तो वो अपने अब्बा से मेरे बारे में बात करेगा। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं वाकई इस बारे में संजीदा था। मैं चची के टुकड़ों पर नहीं पलना चाहता था और ना ही मुझे चची की बेटी से शादी करने में कोई दिलचस्पी थी। अगर वो लड़की नेक और अच्छे ख्यालात की मालिक होती तो इस बात में कोई ममानियत नहीं थी। मगर चची की बेटियां मेरे सामने पली बड़ी थी। बड़ी को छोड़कर बाकी दोनों इस कदर शातिर थीं कि खुदा की पनाह। उनसे शादी करना अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ था। इसीलिए मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता था। चची भले ही मुझे बेवकूफ़ समझती थी, मगर मैं बेवकूफ़ नहीं था। खैर, अगले दिन मेरे साथी ने मुझे पैगाम दिया कि उसके वालिद साहब मुझसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं छुट्टी के वक्त तुम्हारे साथ ही चलूँगा। खैर, छुट्टी के वक्त वो मुझे अपने साथ ले गया। उसके वालिद साहब एक बारिश बुजुर्ग थे। तारुफ के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं किस तरह का काम करना चाहता हूँ, तो मैंने उन्हें साफ बता दिया कि मुझे किसी भी काम का तजुर्बा नहीं है, मगर मैं कोई भी काम कर लूँगा, चाहे जिस किस्म का भी हो। उन्होंने मेरे हौसले की दाद दी थी और फिर मुझे कहा कि तुम अपनी सीवी बनवा के मुझे भिजवा देना। मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी नौकरी अच्छी जगह लग जाए। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया था
और वहां से घर आ गया। अगले ही दिन मैंने उन्हें अपनी सीवी बनवा दी थी। मेरी मैट्रिक के इम्तहानात चल रहे थे, जो कि 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाने थे। मैं चाहता था कि मुझे इस हफ्ते के फ़ौरन बाद नौकरी मिल जाए, और खुदा ने मेरी दुआएं सुन ली थी। अगले ही हफ्ते मेरे साथी ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई थी कि मेरे लिए नौकरी का इंतज़ाम हो गया है। मेरी नौकरी एधी फाउंडेशन में लगी थी। मेरे साथी के वालिद साहब ने मुझे कहा, चूंकि सेंटर हमारे गांव से 2 घंटे की मुसाफत पर था, इसीलिए मुझे वहीं पर रिहाइश रखनी थी। उन्होंने मेरी रिहाइश का बंदोबस्त भी कर दिया था। पहले तो वहाँ रिहाइश का सुनकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि मैं अपनी बहन को यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मगर फिर उन्होंने मुझे समझाया कि थोड़ी ही अरसे की तो बात है, एक मरतबा वहाँ सेटल हो जाओ तो फिर किराए का घर लेकर अपनी बहन को भी साथ ले जाना। तब तक वो थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी और अकेले रहना सीख लेगी। उनकी बात मुझे माकूल लगी थी, तभी मैंने मान भी ली थी। घर आकर रात के खाने पर ही मैंने चचा चची समेत बाकी सबको अपनी नौकरी के बारे में आगाह कर दिया था, जिसे सुनकर पहले तो किसी को यकीन ही नहीं आया। मगर फिर चचा कहने लगे, नदीम, ये तुमने क्या बेवकूफ़ी की है। मैं मर तो नहीं गया था। दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बेहतर था कि तुम मुझसे बात कर लेते। मैंने तो सोच रखा था कि तुम्हें अपने साथ ही कारोबार में शरीक करूंगा। जैसे पहले मैं और भाई साहब मिलकर काम चलाते थे, वैसे ही मैं और तुम भी साथ मिलकर चलाएंगे। चचा को मेरे इस फैसले का बेहद सदमा पहुंचा था। अब ये सदमा सच था या वो भी अपनी बीवी की तरह बस दिखावा कर रहे थे, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सका था। मैंने चचा से इंतहाई तरीके से माजरत कर ली और चचा से कहा, चचा, मैं कारोबार को नहीं समझता, ना मुझे इस बारे में इल्म है। कारोबार को समझने में मुझे 7-8 साल लग जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरा इतना वक्त ज़ाया हो जाए। मेरा माइंडसेट नौकरी की तरफ ही है और मुझे अच्छी नौकरी मिल भी गई है। बस आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। कारोबार आप ही देखें। ये बात करते हुए मैंने चची की तरफ देखा था, जो आंखों ही आंखों से अपनी बेटी को इशारे करते मुस्कुरा रही थी। वो बहुत खुश भी थी। होती भी क्यों ना, मैंने बगैर कुछ कहे सारा कारोबार जो उनके हाथ में दे दिया था। फिर खुशी तो बनती ही थी। खैर, मैंने अगले ही दिन सामान पैक किया और नौकरी वाली जगह पर रवाना हो गया था। मेरी बहन बिल्कुल भी मेरे जाने के हक में न थी। उसने रो रो कर आंखें सुजा ली थी। मैं बहुत मुश्किल से उसे वहां छोड़कर आया था, लेकिन मैंने उसे कह दिया था कि परेशान ना हो, मैं जल्द तुम्हें भी यहां से ले जाऊंगा। मैंने उसे कहा था कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मैं चची और चचा को भी अपनी बहन का खास ख्याल रखने का कहकर आया था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि अपनी बहन को वहां छोड़कर मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। अगर मुझे इल्म होता कि मेरे पीछे मेरी बहन के साथ क्या कुछ होगा, तो मैं कभी भी अपनी बहन को वहां छोड़ने की गलती न करता। मैं 6 महीने में सिर्फ एक मरतबा 3 दिन की छुट्टियों पर घर जाता था। मुझे यहाँ पर काम करते हुए 4 साल गुजर गए थे। मैं चाहने के बावजूद भी अपनी बहन को यहाँ न बुला सका था, क्योंकि यहाँ का माहौल इस तरह का न था। मुझे दिन रात सेंटर के अंदर रहना पड़ता था। किसी वक्त भी हंगामी सूरत हाल हो जाया करती थी और हमें मौके पर पहुंचना होता था। इस मरतबा मुझे अपनी बहन की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि साल भर से ज़्यादा हो गया था मैं अपने घर नहीं जा सका था, और वजह चची का मुझे अपनी बेटी से शादी करने पर मजबूर करना था। मैं ऐसा नहीं चाहता था। साल बाद जब मैं घर गया तो मेरे सर पर क़यामत टूट पड़ी थी। मैंने तो इस बारे में सोचा भी ना था। मुझे चचा और चची से इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। उन्हें कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। मुझे बेहद अफसोस हुआ था। चचा चची मेरी बहन की शादी करवा कर उसे घर से रुखसत करा चुके थे। मैं उस दिन चाचा और चाची से खूब लड़ा था। वो पहली मर्तबा था जब मैंने उन दोनों से ऊंची आवाज़ में बात की थी। मेरा दुख किसी सूरत कम होने को नहीं आ रहा था। मैं अपनी बहन के घर उससे मिलने जाना चाहता था, लेकिन चचा ने कहा कि आजकल वो अपने शौहर के साथ घूमने फिरने गई हुई है। चचा ने मुझे कहा कि बेटा, परेशानी की कोई बात नहीं है। हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है। हमें यह सब तुमसे पूछे बगैर नहीं करना चाहिए था। मगर बेटा, रिश्ता इतना अच्छा था कि हम इनकार ही नहीं कर सके। तुम्हारी बहन अपनी ससुराल में बहुत खुश है। ससुराल की इकलौती और लाडली बहू है। चचा की ये बात सुनकर मैं थोड़ा ठंडा पड़ गया था कि चलो, मेरी बहन खुश तो थी, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए था। फिर अगली मर्तबा मेरी मुलाकात मेरी बहन और मेरे बहनोई से भी हो गई थी। मेरा बहनोई मेरा हम उम्र था, मगर वो पढ़ा लिखा और ऊंचे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। तमीज़ व तहजीब वाला शख्स था। मुझे ये शख्स अपनी बहन के हमसफ़र के तौर पर बहुत पसंद आया था। इसीलिए मैंने चची की गलती को भी माफ़ कर दिया था। किया तो उन्होंने हर लिहाज से ही गलत था। एक भाई को अपनी बहन की डोली उठाने से महरूम करना गलत ही तो था, मगर अपनी बहन की खुशियों की खातिर मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। मैंने अकेले में भी कई बार अपनी बहन से पूछा था
लेकिन मेरी बहन का कहना था कि वो वाकई ही बहुत खुश है, जिससे मैं मुतमईन हो गया और अपनी ड्यूटी पर वापस आ गया था। मेरी बहन की शादी को 5 महीने गुजर चुके थे। अब चची बार बार फ़ोन करके मुझ पर दबाव डाल रही थी कि मैं आकर उनकी बेटी से शादी कर लूँ। हालांकि मैं उन्हें कई बार साफ अल्फाज में भी मना कर चुका था, मगर वो न जाने किस मिट्टी की बनी थी कि बाजी ना आ रही थी। मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं था। पहले मैं अपना घर बनाना चाहता था। इस सिलसिले में मैंने एक आदमी से जगह खरीदने की बात भी कर ली थी। उस दिन मुझे प्लॉट देखने जाना था, जब अचानक एक कॉल आई कि कराची के इलाके मलीर की एक औरत बदकारी करते हुए मर गई है। कोई भी उसका जनाजा नहीं पड़ रहा, क्योंकि मर्द का जिस्म उसके जिस्म के साथ ही जुड़ गया है। मर्द भी मरा हुआ था, उनका कोई वाली वारिस नहीं था। कोई भी उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जिस हालत में वो दोनों मरे थे वो देखकर हर एक इंसान उनसे जान छुड़ा रहा था। जिन लोगों को वो मैयतें मिली थी, उन लोगों ने उन मैयतों को अलग करने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो कामयाब न हो सके। तभी उनमें से ही किसी एक ने एडी सेंटर कॉल कर दी थी कि एडी जाकर इन मैयतों को ले आए। सेंटर में खबर होती ही यहाँ से गाड़ियां जाए वकुआ की तरफ रवाना कर दी गई थी। मैं उनकी वापसी के इंतजार में ही था, मगर चची की बार बार आती कॉल से मुझे बहुत ज़्यादा कोफ्त हो रही थी। एक दिल तो कर रहा था कि फ़ोन उठाकर चची को सख्त सख्त सुना दूं, मगर फिर जब उनके एहसान याद आते तो मैं चुपचाप अपने गुस्से को पी जाता था। अभी भी ऐसा ही हुआ था। चची की 11 मिस्ड कॉल लगी हुई थी। मैंने फ़ोन स्विच ऑफ करके वापस जेब में डाल दिया। एक यही तरीका था उनसे जान छुड़ाने का। खैर, इंतज़ार ख़त्म हुआ था और एदी की गाड़ियां आगे पीछे सेंटर के अहाते में दाखिल हुई थीं। सबके कहने के मुताबिक मैयतें सच में आपस में जुड़ी हुई थीं। दोनों के मुंह पर कपड़ा डाला गया था। सीनियर समेत मैं भी बहुत परेशान हो चुका था कि क्या किया जाए। अगर उनका जिस्म काट कर मैयत अलहदा की जाती तो भी ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से मैयतों की बेहुरमती होती। सूरत हाल सोच से भी ज़्यादा गंभीर थी। दोनों मर्द होते या दोनों औरतें होती तो भी उनको एक साथ कब्र में दफना दिया जाता, मगर अब दो नामहरमों को एक साथ ही एक कब्र में कैसे दफनाते। मैयतें हमारे सामने पड़े घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया था, मगर कोई हल नहीं निकला था। न जाने मेरे जहन में क्या आई कि मैंने जनाजे के पास खड़े होकर सूरह तौबा की तिलावत शुरू कर दी। अभी मैंने पहले ही आयत की तिलावत की थी कि एकदम एक मौजज़ा हुआ, जिसे देखकर सब सजदे में गिर पड़े। जबकि मेरी तो हालत ऐसी थी कि जैसे मानो बदन में लहू ही ना हो। मैं शजदर सा दोनों मैयतों के चेहरे की जानिब देख रहा था। मेरी तो जैसे जान ही निकलने लगी थी। मेरी जबान रुक चुकी थी, जबकि लोग भी अख्तियार अल्लाहु अकबर के नारे लगा रहे थे, क्योंकि जैसे ही मैंने तिलावत शुरू की वैसे ही अल्लाह का करम हुआ था। दोनों मैयतें मौजज़ाना तौर पर एक दूसरे से अलग अलग हो गई थी और उन दोनों के चेहरों पर से कपड़ा हट गया था। मैं बेअख्तियार भागता हुआ उस औरत के जनाजे के पास पहुंचा था और उसे झंझोड़ कर जगाने लगा था, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी छोटी और लाडली बहन नादिया थी। उसके साथ मरने वाला मर्द भी कोई गैर न था, बल्कि उसका अपना शौहर और मेरा बहनोई था। मगर उन दोनों के साथ ये सब किसने किया था, इस बात का मुझे पता लगाना था। मैंने सबको बता दिया था कि ये दोनों मेरी बहन और बहनोई हैं, इनका कोई नाजायज़ ताल्लुक नहीं है। मैं इस मामले को यूं ही नहीं जाने दे सकता था। मैंने फौरन से पुलिस को इत्तला देकर रिपोर्ट लिखवाई थी और फ़ोन ऑन करके चची और चचा को भी फौरन मेरी बहन के ससुराल वालों को लेकर यहाँ पहुँचने के लिए कहा था। पुलिस ने आते साथ ही मैयतों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। सेंटर के बाहर लगा मजमा अब कम हो गया था। पहले जो लोग उन दोनों मर्द औरतों को बुरा भला कह रहे थे, उन पर तरह तरह के बहतान लगा रहे थे। अब हकीकत सामने आ जाने पर उनकी ज़बानें बिल्कुल बंद हो चुकी थी। अब वो उसको बद्दुआएं दे रहे थे जिसने एक मुकद्दस रिश्ते को बदनाम करने की साजिश की थी। मैं उनकी सोच पर सिवाय अफसोस के कुछ भी ना कर सका था। उनके यूं एकदम से पांसा पलट जाने पर मैं बहुत हैरान था। खैर, चचा चची जब मेरी बहन के ससुराल वालों को लेकर पहुंचे तो मैंने उनसे अपने बहन और बहनोई के बारे में सवाल किया था, जिस पर मेरी बहन की सास और ससुर घबरा गए थे। उनके रंग एकदम से सफ़ेद पड़ गए थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को नॉर्मल किया और मुझे कहा कि वो दोनों घर पर ही हैं। मैंने उनसे कहा कि मुझे सिर्फ सच सुनना है, मुझे सच बताएं। ये बात करते हुए मेरे लहजे में खुद ब खुद सख्ती दर आई थी और तभी मेरी बहन का ससुर कहने लगा, बेटा आओ बैठकर बात करते हैं। मैं ना चाहते हुए भी उनके पीछे चल पड़ा। हम थोड़ी दूर जाकर बेंचों पर बैठ गए थे। तभी मेरी बहन के ससुर ने एक गहरी सांस खारिज की और मुझे हकीकत से आगाह करना शुरू कर दिया। जूं जूं मैं उनकी बातें सुन रहा था,
वैसे वैसे मेरा खून खौल रहा था। चचा चची सर झुकाए बैठे थे। इसका यही मतलब था कि वो ये सब कुछ पहले से ही जानते थे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा बहनोई पहले से ही शादीशुदा था। उसकी शादी 2 साल पहले ही उसकी खाला की बेटी से हुई थी, मगर वो लड़की बेहद बोल्ड और आज़ाद ख्याल की मालिक थी। वो सुबह सवेरे घर से निकल जाया करती थी और रात रात भर घर से गायब रहती थी। मेरे बहनोई ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो थी कि कोई बात मानने में ही ना आ रही थी। उसे न घर का कोई होश था और न ही घर वालों की जिम्मेदारी का कोई एहसास। तभी मेरी बहनोई ने उसे उसके मैके भिजवा दिया था और फिर मेरी बहन से शादी कर ली। इस बारे में उसकी पहली बीवी लाइल्म थी। उसे पिछले हफ्ते ही इस शादी के बारे में इल्म हुआ था और कल रात उसने मेरी बहन और बहनोई को दावत पर बुलाया था। उनके मुताबिक मेरी बहन और बहनोई दावत पर गए हुए थे। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि उस औरत ने मेरी बहन और मेरे बहनोई के साथ क्या किया है। मैंने उनसे उस औरत का पता पूछा और पुलिस को लेकर वहां जा पहुंचा था। पहले तो वो मुकरने लगी थी, मगर जब उसका रिमांड लिया गया तो उसने मुंह खोल ही दिया था। उसने ये सब हसद और जलन में किया था। वो मेरी बहन को अपने शौहर के साथ खुश नहीं देख सकी थी। तभी उसने पहले उनके खाने में जहर मिलाकर उनको मारा और फिर केमिकल की मदद से उनके जिस्म आपस में जोड़कर उनको इस जगह से काफी दूर किसी दूसरे गांव में फेंक दिया और शोर मचा दिया कि वो दोनों गलत काम करते हुए मर गए हैं। उन दोनों के आपस में नाजायज ताल्लुकात थे। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन अल्लाह का इंसाफ अभी बाकी था। उसने एक पाकबाज जोड़े पर तहमत लगाकर उनको बदनाम करना चाहा था और बहतान की सजा तो वैसे भी बहुत सख्त है। जेल में ही उसकी जबान पर एक फोड़ा नुमा दाना निकला। फिर वो देखते ही देखते पूरी जबान पर फैल गया। उस दाने से हर वक्त पीप बहती रहती थी और इतनी बदबू आती कि उस औरत के पास खड़ा तक न हुआ जाता था। उसने मेरी बहन और बहनोई को बदनाम करने की कोशिश की थी, मगर अल्लाह जिसको इज्जत दे उसे कोई बदनाम नहीं कर सकता। पहले अल्लाह ने मौजूदा तौर पर उन दोनों की मैयत अलग अलग करके साबित कर दिया कि जैसा दिखाई दे रहा है वैसा कुछ नहीं है। दूसरा, जब उनकी कब्रें खोदी गई तो कब्रों से इस कदर महक आई कि उसकी खुशबू से पूरा कब्रिस्तान मुअत्तर हो गया था। अल्लाह पाक ने दिखा दिया था कि जो दिखाई देता है वो हकीकत नहीं होता। कभी भी तस्वीर का एक रुख देखकर उसके बारे में कयास आराइयां नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि ऐसे आपको मुंह की खानी पड़े। कुछ भी कहने से पहले तस्वीर को दोनों अतराफ से मुकम्मल देख लेना चाहिए। आधे अधूरे जायजे हमेशा शर्मिंदगी में ही मुब्तला करते हैं। वो मेरी बहन थी जिसके बारे में लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे इस कदर घटिया और गलीज बातें की थी, मगर खुदा ना करे उस वक्त मेरी बहन की जगह उनकी अपनी बहन या बेटी भी हो सकती थी। तब जो लोग बातें बना रहे थे वो क्या करते? मैंने तो सारी बातें ये सोचकर भुला दी थी कि जिसकी जितनी सोच थी उसने उतनी ही और वैसी ही बात की। और अक्लमंद और समझदार शख्स बगैर सारे मामले की जांच पड़ताल किए कभी भी किसी बारे में कयास आराइयां नहीं करता। बाकी किसी भी रिश्ते पर इतना अंधा एतमाद मत करें कि कल को आपको पछताना पड़े, जैसे मैं आज अपनी बहन को खोकर पछता रहा हूं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।